मेरे हृदय की गहराइयों में निवास करने वाले आत्मीयजनों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर परमपिता से आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए आप सबों को मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। अनंत काल से यह विश्वास अक्षुण्ण है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसके साथ ही यह भी प्रमाणित है कि सुंदरता को देखकर या महज उसके बारे में सोचकर भी खुशी होती है और उस खुशी की अभिव्यक्ति मुस्कान के रूप में चेहरे पर प्रतिबिंबित होती है। आमतौर पर तो इतना ही यथेष्ट है कि सुंदरता खुशी उत्पन्न कराती है और खुशी हंसी के रूप में परिलक्षित होती है, पर फिजियोलॉजी की ज्ञान पिपासा इतने से ही शांत नहीं होती और वह गहराई में उतरकर यह जानने का प्रयास करती है कि इस मुस्कान के से उत्पन्न होने के पीछे और भी कौन कौन सी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। मुस्कान एवं इसके प्रतिफलित हंसी के उत्पन्न होने के दरमियान होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि एक्सटर्नल एक्सप्रेशन के आधार पर मुस्कान की अभिव्यक्ति ऑर्बिकुलरिस ओरिस की हरकत के साथ दूसरे मसल के स्वरूप परिवर्तन के कारण होती है। स्माइल में कुछ मामलों में ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल में सिकुड़न आँख के किनारे पर परिलक्षित होती है। सामान्य रूप से खुशी आदि मानसिक स्थितियाँ मुस्कान के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अधिकांश मुस्कान अपने आप में संपूर्ण अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्थापित रहती है। कुछ मामलों में मुस्कान प्री लाफ्टर डिवाइस के रूप में सामने आती है तो कुछ मामलों में हंसी के रिस्पॉन्स के रूप में दिखाई पड़ती है। न्यूरोफिजियोलॉजी का अध्ययन बताता है कि हंसी वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन से जुड़ी हुई एक अवस्था है, जिसके फलस्वरूप एंडोर्फिन उत्पन्न होता है, जो ब्रेन के अलग अलग इलाकों में मौजूद ओपिएट रिसेप्टर के ऊपर प्रभाव डालता है। एंडोर्फिन स्वयं एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये ब्रेन पर प्रभाव डालकर कंफर्ट, प्लीजर, वेलबीइंग आदि भावनाओं को उत्पन्न कराती है। अब इस व्याख्या के दरमियान दो संदर्भों का खुलासा होने की आवश्यकता है, जैसे पहला एंडोर्फिन के संदर्भ में और दूसरा ओपियोइड के रिसेप्टर के संबंध में। एंडोर्फिन एक पेप्टाइड ग्रुप का है जो दो ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है, यथा इंडो यानी अंदर से आने वाला, उत्पन्न होने वाला, मॉर्फिन एक ओपिएट जो दर्द निवारक गुणों से संपन्न है। यानी इंडो प्लस मॉर्फिन को मिलाकर के ये शब्द संरचना है एंडोर्फिन। शरीर के अंदर का एक प्राकृतिक दर्द निवारक एवं खुशी के एहसास को बढ़ाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। एंडोर्फिन वर्ग में 3 विभिन्न अवयव यानी अल्फा, बीटा एवं गामा एंडोर्फिन होते हैं जो माइक्रो ओपिएट रिसेप्टर से जुड़ते हैं। एंडोर्फिन का मुख्य काम पेन सिग्नल्स के कम्युनिकेशन को रोकना एवं परिणाम स्वरूप खुशी के एहसास को बढ़ाना, जैसा कि अन्य दूसरे ओपिएट भी करते हैं। कहा जाता है कि एंडोर्फिन दर्द के रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी से उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में एक अध्ययन में कहा गया है कि एंडोर्फिन की उत्पत्ति हाइपोथैलेमस से होता है एवं एडीएच और ऑक्सीटोसिन की तरह ये भी न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाकर के जमा होता है और वहीं से अपने टारगेट एरिया में जाता है। इस आधार पर कुछ लोग इसे पिट्यूटरी से ही निकला हुआ मान सकते हैं। उक्त प्रकार से निकलकर यह नर्वस सिस्टम के दोनों भाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव डाल सकता है
यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइक्रो रिसेप्टर के साथ बंधकर दर्द के संकेतों के ट्रांसमिशन को रोकता है। यह माइक्रो रिसेप्टर संभवतः पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिलीज होने वाला एक सब्सटेंस पी के रिलीज को ब्लॉक कर ऐसा कर पाता है। यानी कहने का मतलब कि सब्सटेंस पी रिलीज नॉर्मली होता है, और अगर उस सब्सटेंस पी के रिलीज को ये रोक दे तो दर्द का एहसास जो है वो अपने टारगेट पे पहुंच करके एक्सिक्यूट नहीं हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी समान तरह की वो मैकेनिज्म है, पर वहाँ एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि गाबा GABA फुल फॉर्म अगर देखें गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, इसके रिलीज को ब्लॉक करके दर्द के संकेतों के ट्रांसमिशन को रोकता है। यानी गावा के रिलीज को रोक करके ये सेंसेशन, ये ट्रांसमिशन रुक जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पी सब्सटेंस को रोक करके ये रुक जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगरतर गावा का इनहिबिशन एक दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर यथा डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डोपामाइन भी खुशी से संबंधित एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। कुल मिलाकर यदि एंडोर्फिन के कार्यों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि शरीर के अंदर वो दर्द की संवेदना पर रुकावट पैदा करने के अलावा यह सेक्स, ऑर्गाज्म, संगीत, स्वादिष्ट भोजन आदि क्रियाओं से भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसा पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना की गहराई में समाहित हो जाता है तो परम आनंद का अनुभव करता है। रिसर्च द्वारा ऐसा पाया गया है कि मेडिटेशन अत्यधिक एंडोर्फिन का स्राव कराता है। चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि लाफ्टर भी एंडोर्फिन के स्राव की क्रिया को उत्तेजित कराता है। हम जब ओपिएट रिसेप्टर के बारे में देखें तो पाते हैं कि ये जी प्रोटीन कॉपुल्ड रिसेप्टर GPCR के एक प्रकार हैं एवं पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये एक्वाडक्ट के चारों ओर के ग्रे मैटर, लोकस सेरुलियस, रोस्टल वेंट्रोमेडियल मेडुला यानी the neuron located close to the midline of the floor of the medulla oblongata, इन सबों में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन जगह को एक बार हम लोग देख करके और इसको महसूस कर सकते हैं और इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने बात कही थी कि न्यूरोफिजियोलॉजी का अध्ययन बताता है कि हंसी वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन से जुड़ी हुई अवस्था है। उस वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यहाँ इसमें वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के वो इस डायग्राम में ये नीले रंग से रंगा हुआ जो इलाका दिख रहा है, ये इलाका वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये है। इसके बाद अगर ये जो देखें, ये ओपिएट्स के मामले में जो देखा कि इनका वो ये GPCR का जो जिस इलाके में प्रभाव है, तो उसको अगर हम लोग देखें तो वो हम ये पाते हैं कि जैसे ये यहाँ पर ये देख लीजिए, ये यहाँ से ये इतना दूर, ये इतना इलाका जो है, ये ऊपर तो ये लैटरल वेंट्रिकल है, ये दोनों आपस में मिलकर फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल से मिलते हैं, और वहाँ से ये सेरेब्रल एक्वाडक्ट है जो फोर्थ वेंट्रिकल से इसको मिलाता है। इंटायर सेरेब्रल एक्वाडक्ट तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर है। ये जो है ये डक्ट ऑफ मिड ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इतना दूर का इलाका जो है वो मिड ब्रेन है।
तो मिड ब्रेन के इलाके में जो ग्रे मैटर हैं, यानी इस सेरेब्रल एक्वाडक्ट के नेबरिंग हुड में जो ग्रे मैटर हैं, बात उनकी हो रही है 1900 में है ना वो। या फिर ये जो है ये अगर जो देखें ये ब्लू बड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो है ये लोकस सेरुलियस कहलाता है। ये लोकस सेरुलियस पोन्स के इलाके में देख रहे हैं, सामने में पोन्स है, इसके पीछे ये जो है फोर्थ वेंट्रिकल है। तो पोन्स के इलाके में पोस्टीरियरली ये एक मास है, और ये मास जो है यहाँ से देखिए इसका कनेक्शन तो चारों ओर पूरे इलाके में जहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर एमिग्डाला है, वो हिपोकैम्पस है, ये यहाँ पे थालमस है, हाइपोथालमस है, ये जो हुआ वो न्यूरोकॉर्टेक्स। टोटल इलाके में ये जो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेन सोर्स यही जो है लोकस सेरुलियस है ना। फिर यहाँ से वो रोस्ट्रल, वो जो वेंट्रोमेडियल मेडुला, ये अगर जो देखें तो ये इलाका गौर कीजिए। ये मेडुला ऑब्लांगाटा का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन जो देखते हैं, जहाँ वो सेंसरी डिकासेशन के लेवल पे, तो इस चीज़ को समझ लिए, इससे आप ये कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ये इस न्यूक्लियस को हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे हम लोग ये पहचान रहे होंगे। अगर ऐसे नहीं पहचानते तो उसको इस हिसाब से इसको आप पहचान सकते हैं। याद कीजिए अपने वो अध्ययन के उस पार्ट को जब आप लोग पढ़ते थे मेडुला ऑब्लांगाटा, और उस समय ये आपने देखा था ये यहाँ पर ये जो है ये इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये बहुत बार देखा होगा। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बीच से वेगस नर्व पार कर रहा है। बहुत प्रोमिनेंट एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन था। यही चीज़ जो है ये इस रूप में यहाँ पे दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये जो है ना यहाँ, तो ये जो मिडलाइन का ये इलाका जो है, इसी इलाके में जो न्यूक्लियसेस हैं वो इनसे वाबस्ता हैं, और वहीं पे ये जो न्यूरॉन जो है ये बेस है यहाँ का, इसका समझ लीजिए। मिड लाइन पे फ्लोर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा है, उसके मिड लाइन में ये है। यहाँ पर अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स दर्द को निवारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये तो सामान्य बात है कि दर्द के निवारण होने पर खुशी का एहसास होता है, जिसके फलस्वरूप मुस्कान आती है। पर अत्यधिक परिश्रम जैसे कि कसरत करना इत्यादि के फलस्वरूप भी खुशी का एहसास एवं मुस्कान का अभ्युदय होता है। पर इस अवस्था में खुशी का एहसास कसरत के परिणाम को सोचकर होता है। ऐसी ही स्थिति यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण के फलस्वरूप भी होती है। जब कोई साधक उच्च स्तर तक कुंडलिनी को जागृत करने में सफल हो जाता है तो वह परमानंद की अनुभूति करता है, और कभी कभी तो अपने किसी प्रिय पात्र को देख लेने मात्र से ही वो ऐसी अनुभूति हो जाती है। यह एहसास चाहे जिस कारण से हो, स्वास्थ्य की अवस्था पर थोड़ा या बहुत अस्थाई या अस्थाई पॉजिटिव प्रभाव अवश्य डालता है। जैसे मान लिया अस्पताल में पड़े हुए किसी बीमार को देखने के लिए उसका कोई अजीज आ जाए, तो उस पर नज़र पड़ते ही यह प्रतिक्रिया होती है और रोगी के चेहरे की रंगत में कुछ बदलाव आ जाते हैं। बल्कि इस परिवर्तन से तो कुछ लोग धोखा में आ जाते हैं, जैसा कि किसी शायर के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी इस भावना को ऐसे व्यक्त की थी कि उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक,
वो समझते हैं कि मरीज का हाल अच्छा है। कहने का मतलब यही हुआ कि उनके देखने से जो खुशी की एक लहर जो आई, जिससे कि चेहरे पर रौनक आ गई, तो देखने में लगा कि रोगी कुछ ठीक है। यानी फॉर द टाइम बीइंग उस खुशी के एहसास ने जो चेहरे पर परिलक्षित हुआ था, उसके स्वास्थ्य की अवस्था को भी भ्रमित कर देता है और लगता है कि स्वास्थ्य की अवस्था इसकी अपेक्षाकृत थोड़ी ठीक है। इन पंक्तियों में तो बस उसी का उल्लेख है जो दिखाई पड़ा, पर इसके पीछे भी वैज्ञानिक वजह यह है कि तकलीफ के वक्त किसी अजीज को देखकर मानसिक अवस्था में वही परिवर्तन होता है कि एंडोर्फिन के स्राव होने की स्थिति बन जाती है और क्षण के ही सही चेहरे पे दुख के से उबर जाने का एहसास चमक के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। हंसने मुस्कुराने के सामान्य स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इफेक्ट को देखकर ही सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित विचारकों के सलाह पर आपको कुछ खास प्रेरणादायक स्थानों पे कीप ऑन स्माइलिंग लिखा मिल जाएगा। या फिर लखनऊ को याद कर लीजिए, जहाँ सड़कों पे अक्सर ये बोर्ड दिखेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सेंस इनका इतना ही है कि किसी रूप में मुस्कुराहट को इनिशिएट कराया जाए, प्रोवोक कराया जाए, ताकि आपकी मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था जो है कुछ हद तक बदल जाए, सही हो जाए। हमारे इस प्रयास से खुश होने से संबंधित जो हल्के आख्यान हैं, उनके प्रभाव से तुरंत मुस्कुराइए, या फिर जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्तर के विवरण को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने एक्सरसाइज के फलस्वरूप प्राप्त खुशी का जिक्र किया है। तो अब इन सब स्थितियों में जितनी बातें हमने अभी यहाँ चर्चा की, तो इससे आप कहाँ तक संतुष्ट महसूस किए, या क्या क्या बातें हैं जो कि आपके अंदर कुछ वो शंका के रूप में रह गई, कोई सवाल उठ गए। निश्चित तौर पे बहुत सारी बातें मैंने कही, उनमें कुछ सवाल आपके दिमाग में उठ जाना स्वाभाविक है, और ऐसी परिस्थिति में हमारा आग्रह होगा कि अपने उन सवालों को हमारे पास प्रेषित कीजिए, और इसके अगले एपिसोड में हम उन सभी सवालों का समाधान करेंगे। और ये मेरी कोशिश बराबर रहेगी कि इस तरह के कुछ जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो ऐसी बातें जो सामान्य रूप से वो नहीं रहती हैं वो सामने, इनका हम खुलासा करें और आप लोगों के सामने लाएं। धन्यवाद।